मेरे प्यारे पुत्रों, मैं तुमसे जो कहने के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है उसे सुनो। गुरु जी के पास जाकर तुम्हें वह राज्य प्राप्त करना है जिसे मैंने गुरु जी को गुप्त बताया है, और हमारे राज्य की यही प्रथा है। तुम दोनों अब युवा अवस्था को आ चुके हो, लेकिन मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है कि मैं अपना राज्य तुम दोनों में किसको दूं। वैसे तो तुम दोनों बराबर के हिस्सेदार हो, इसलिए यही कहता हूँ कि गुरुजी के पास जाकर इस बात का निष्कर्ष गुरुजी ही निकालेंगे। पिताजी, आप गुरुजी के पास भेज रहे हैं यह तो ठीक है, लेकिन मेरा मानना यह है कि आप एक राजा हैं। राजा अपना निर्णय स्वयं ले तो ठीक रहता है। अरे नहीं, राजा तो मैं पूरी प्रजा और तुम्हारा भी हूँ, लेकिन जो अधिकार मैंने गुरुजी को दिया है वह गुरुजी ही करेंगे, और गुरुजी ही यह सब कार्य करते हैं, और यही हमारे कुल का नियम है। तो पिताजी, हमें गुरुजी के पास कब जाना होगा? तुम या तो आज चले जाओ, नहीं तो कल ही जाना, क्योंकि कल ठीक रहेगा। आज तो बहुत समय हो चुका है, कल तुम जाना। और सुनो, तुम दोनों जाकर गुरुजी को प्रणाम जरूर करना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंद्रेश, भानु कुमार, तुम दोनों मेरे पुत्र हो, और तुम्हारे ये सुंदर नाम उन्हीं ने रखे हैं, इसलिए जो नाम तुम्हारे रखे हैं उस गुण का थोड़ा बहुत लाज रख लेना। अरे पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? हमें ऐसा शर्मिंदा क्यों करते हैं? क्या हम इतना नहीं जानते हैं कि गुरुजी के पास जाकर हमें प्रणाम करना है? इसलिए आप जरा सा भी यह मत सोचिए कि मैं प्रणाम नहीं करूँगा। मेरे अंदर सारे संस्कार हैं। मैं गुरुजी को प्रणाम नहीं करूँगा तो मैं किसको प्रणाम करूँगा जाकर? तो ठीक रहा, कल तुम सुबह जाना, और गुरुजी के आश्रम में जाने के बाद में गुरुजी यह निर्णय करेंगे कि किसको मैं अपना राज्य दूं। हाँ पिताजी, आप जो कह रहे हैं वही होगा। इसके पश्चात इंद्रेश और भानु कुमार दोनों गुरुजी के आश्रम की ओर जाते हैं, और गुरुजी के आश्रम में जाकर गुरुजी को प्रणाम कर कर बोलते हैं। गुरुजी, पिताजी ने भेजा है और कहा है कि मैं उत्तराधिकारी बनूंगा या भानु कुमार बनेगा, इसलिए आप स्वयं ही इसका निर्णय करेंगे। तो तुम दोनों आ गए हो, तुम्हारे पिता ने मेरे पास भेजा है, यह तो बहुत ही शुभ संकेत है। लेकिन मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ उसी के अनुसार तुम यह जो मैं बताता जाऊँ वही कार्य करते जाना, क्योंकि मेरा नियम है कि मैं उत्तराधिकारी जांच और परख कर ही उसी को बनाऊंगा, क्योंकि राजा ने यह कार्य सौंपा है। राजा जो तुम्हारे पिता हैं वह मेरे से रह चुके हैं, मुझे पता है कि वह कैसे हैं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पिता ने जो विश्वास के संग मेरे संग ऐसा किया है, उसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि मैं जांच और पड़ताल कर कर ही तुम्हें उत्तराधिकारी पद दिलवाऊंगा। तो गुरुजी बताइए कि हम दोनों को क्या करना पड़ेगा? तो मेरी बात सुनो, तुम दोनों को मैं जैसा बताता हूँ वैसा करो। उत्तर की दिशा की ओर जाना, और उत्तर की दिशा में जाते समय मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त रास्ता बताता हूँ जिससे तुम उत्तर की दिशा की ओर जाओगे। दोनों लोग तुम एक साथ जाना, लेकिन मार्ग में बट जाना, और याद रखना छल कपट मत करना, क्योंकि यह उत्तराधिकारी की बात है। क्योंकि मैं उत्तराधिकारी की बात कर रहा हूँ, और उत्तराधिकारी का अर्थ होता है कि राजा का होने वाला भावी राजकुमार। इसलिए मैं तुमसे यही कहता हूँ, और जो भी मैं कहता हूँ उसी के अनुसार सुनो। उत्तर दिशा की ओर जाओगे, उत्तर दिशा में एक बरगद का पेड़ मिलेगा। बरगद के पेड़ के पास एक बूढ़ी दादी बैठी होगी। वह कुछ सहायता के लिए तुमसे कहे तो तुम उसकी सहायता कर देना, वरना तुम्हारी सोच के अनुसार जैसा करना वैसे तुम्हारे ही अनुसार होगा। जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगे तब तुम्हें वहां पर हंस के दो जोड़े दिखेंगे। हंस के जोड़ों को देखकर जैसा तुम्हारे मन में आए वैसा करना, और थोड़े ही दूर पड़ने पर तुम्हें एक गुफा दिखेगी। गुफा को देखकर तुम उस गुफा में जाना, और जो सबसे पहले उस गुफा के अंदर जाएगा वही इस राज्य का उत्तराधिकारी बन जाएगा। तो गुरुजी बस इतना ही करना है और कुछ तो नहीं करना है? अरे,
मैंने जो कहा है बस इतना ही सुनो, क्योंकि जो मैं कहता हूँ पहले तुम इतना तो कर कर आओ, इसके बाद ही देखेंगे कि तुम दोनों में कौन उत्तराधिकारी बनने के लिए योग्य है। इंद्रेश और भानुकुमार दोनों बहुत ही ज्यादा प्रतापी होते हैं, दोनों में सर्व शक्तियां होती हैं, लेकिन गुरु जी के आदेश के अनुसार वह साधारण से बनकर जाते हैं। दोनों उत्तर दिशा की ओर मार्ग में जाता है और जाते ही देखता है कि गुरुजी ने तो बताया था कि उत्तर दिशा की ओर जाना। मैं उत्तर दिशा की ओर ही चल रहा हूँ, इसलिए अब मुझे बरगद का पेड़ ढूंढना होगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है कि बरगद का पेड़ दिखता है। बरगद के पेड़ के नीचे ही एक बूढ़ी दादी बैठी हुई होती है और वह कुछ कहती है। बेटा, मैं तुमसे जो कहती हूँ उसे सुनो। मुझे बहुत तेज से प्यास लग रही है। अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मेरे प्राण अभी निकल जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा जल ला कर दे दोगे? अरे, मैं जल ला के दूंगा? मैं एक राजकुमार हूँ। राजकुमार होकर मैं नौकर वाला कार्य करूंगा? तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती है? और इतनी वृद्ध हो गई हो, थोड़ा आगे बढ़कर जल ले लोगी तो क्या मर जाओगी? मेरा रास्ता मत रोको, इसलिए स्वयं ही जल ले लेना। मुझसे कोई आशा मत करना कि मैं तुम्हें जल दूंगा। अरे बेटा, मैं केवल जल ही तो मांग रही हूँ, कोई तुम्हारा राज्य तो नहीं मांग रही हूँ। अरे बुढ़िया, कितना कितना मुंह लगती है, इसलिए मैं तेरा नौकर उकर नहीं हूँ, इसलिए तू जो बात कह रही है मेरे समझ में नहीं आती है। यह तो कार्य सब दास और दासियों के होते हैं, कोई राजा के नहीं होते हैं, ना ही राजकुमार के होते हैं। इसलिए जल पीना है तो स्वयं ही पी लो जाकर, और जो जल तुम्हें मिलेगा वह उससे ही तृप्ति कर लेना। अरे बेटा, तुम जो कह रहे हो वह अभिमान के वश कह रहे हो, इसलिए मैं जो कहती हूँ उसी के अनुसार सुनो। उत्तराधिकारी की बात जो गुरुजी ने तुम्हारी भेजी थी वह तो गलत ही ठहरी, तुम उत्तराधिकारी बनने लायक ही नहीं हो। अरे, कैसी बातें करती हो? और ये गुरुजी की बात तुम्हें कैसे पता? अरे, गुरुजी ने ही तो मुझे यहाँ भेजा है, और गुरुजी ने कहा है कि कोई भी छल ना कर सके। मुझे प्यास नहीं लगी, मैं तो एक केवल परख ही रही थी तुम्हें कि तुम मुझे जल दोगे या नहीं दोगे। तो क्या हुआ, मैं गुरुजी की पहली परीक्षा में ही तो पास नहीं हुआ हूँ, दूसरी परीक्षा में जरूर उत्तीर्ण होऊंगा। तो सुनो, दूसरी दूसरी परीक्षा तुम्हारी यह है कि हंस के जोड़े तुम्हें आगे मिलेंगे, उन हंस के जोड़े से भी तुम्हारी परीक्षा होगी। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ता है। जब वह पास में ही सोचने लगता है, अरे, गुरुजी ने बताया था कि हंस के जोड़े मिलेंगे, तो हंस के जोड़े तो यही रहे। अब हंस के जोड़े से मेरी क्या परीक्षा हो सकती है? उस बुढ़िया की परीक्षा में तो मैं पास नहीं हो पाया, अब मैं क्या करूं? बेटा तुम क्या इस राज्य के राजकुमार हो? हंस महाराज जी, मैं इस राज्य का भावी उत्तराधिकारी हूँ। यह तुम कैसे कह सकते हो कि तुम भावी उत्तराधिकारी हो? मैं अपने पिता का लड़का हूँ, इसलिए सबसे बड़ा अधिकार मेरा है, क्योंकि मैं सबसे पहले आया हूँ इस धरती पर। यानी तुम धरती पर पहले आ गए तो तुम उत्तराधिकारी बन गए? अरे नहीं, राज्य में कोई भी ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ पर यह नियम नहीं हो कि बड़ा लड़का राजकुमार हो और राजा ना बने। यह बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन कोई भी राजा और राजा में अभिमान यह शोभा नहीं देता है, और तुम में अभिमान ठूस ठूस के भरा हुआ है। इसलिए तुमने अपने गुरुजी की दूसरी परीक्षा को भी उत्तीर्ण नहीं किया है। इसलिए तुम जब आगे बढ़ोगे तब गुफा मिलेगी, और गुफा में तुम अगर उत्तीर्ण हो गए तब तो तुम उत्तराधिकारी बनने लायक हो, वरना तुम उत्तराधिकारी बनने लायक नहीं हो। अरे, कैसी बातें करते हो? उत्तराधिकारी? उत्तराधिकारी तो मैं ही बनूंगा, और मैं ही बनकर रहूंगा। राजा का छोटा लड़का कभी उत्तराधिकारी बनता है? ऐसा नहीं है, इसलिए आगे जाओ। जब वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने पर देखता है कि ये गुफा है, और गुफा में भी एक ऐसा नियम होता है कि गुफा के मुख्य द्वार पर एक पत्थर लगा हुआ होता है। पत्थर को जैसे ही वह हटाने का प्रयास करता है कि वह हटा नहीं पाता है, और बहुत ही निराश होकर बैठ जाता है।
इधर से भानुकुमार आता है और भानुकुमार बरगद का पेड़ देखता है। अरे गुरुजी ने जो बताया था वह तो बरगद का पेड़ यही है और बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी दादी बैठी होगी। यह तो बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं। अब बूढ़ी दादी को देखकर वह कहता है, दादी जी आप बताइए, आपको कोई सहायता की जरूरत तो नहीं है? अरे बेटा, मुझे उस तालाब से थोड़ा जल लेकर लेकर आओगे और मेरी प्यास बुझा दो। अरे माँ, आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? यह तो मेरा दायित्व है कि मैं आपका वह कार्य करूँगा और कार्य करने के बाद ही यह सब कुछ संपन्न हो पाएगा। बेटा तुम कितने अच्छे हो। और वह तुम्हारा बड़ा भाई जो मुझे इस प्रकार से कह रहा था, बेटा जल लाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रही थी, तुम पहली परीक्षा में पास हो चुके हो। गुरुजी ने बताया। गुरुजी का यह परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है जिसमें जो उत्तीर्ण होगा वही उत्तराधिकारी बन जाएगा। अरे माता, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो यही जानता हूँ कि प्यासे को जल देना, भूखे को खाना देना, यही सिद्धांत है, क्योंकि जल और प्यास से तो हमारी जीविका चलती है। चाहे वह पशु पक्षी हो या मनुष्य हो, सभी को कुछ ना कुछ आहार खाना ही पड़ता है जिससे उसकी जीविका चलती है। क्या उत्तम विचार है तुम्हारे बेटा, तुम तो अपने भाई से सर्वोत्तम हो। इसलिए मुझे तो यही लगता है कि पहली परीक्षा में तुम पास हो गए हो तो आगे जाओगे तो तुम्हें हंस के जोड़े दिखेंगे और हंस के जोड़े तुम्हारी जो परीक्षा लेंगे उसमें तुम उत्तीर्ण हुए, तब आगे की परीक्षा शुरू होगी। यह कहते हुए जब वह आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए देखता है कि हंस के दो जोड़े बैठे हुए हैं। बेटा तुम यहाँ पर आ गए हो और यह तुम्हें पता है कि तुम्हारा परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है। अगर मैं तुमसे जो कहूँगा उसके उत्तर तुम ठीक देना। हाँ हंस महाराज, बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो मैं तुमसे केवल छोटा सा प्रश्न पूछूंगा। यह बताओ कि एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए? एक राजा में वह गुण होने चाहिए जो सारी प्रजा को समभाव से देखे। प्रजा में उसका पुत्र, पत्नी और घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी आ जाते हैं और वह सबको एक भाव से देखे। अगर परिवार में किसी ने अपराध किया है तो वो उसे वैसा ही दंड दे जैसे बाकी प्रजाजन को देता है। प्रजा में वह सुख शांति के संग रहे, कभी भी अत्याचार ना करे। प्रजा जिस मार्ग पर चले उसी मार्ग पर चलना चाहिए। अगर प्रजा गलत मार्ग पर जा रही हो तो राजा का कर्तव्य है कि उसे सही मार्ग पर लेकर आए। राजा का कर्तव्य है कि जैसे वह अपने पुत्र से प्रेम करता है वैसे ही वह अपनी प्रजा से प्रेम करे, क्योंकि प्रजा और पुत्र में कोई भेद न माने और साथ ही उसमें अभिमान का कोई भी स्थान ना हो। वह साधु संत और जितने भी प्राणी जन हैं उनकी सारी की सेवा करे, सबको समदृष्टि से देखे और यही देखे कि इसमें भी जीवात्मा है और ऐसा ही हमारी दृष्टि में राजा होना चाहिए। एकदम उत्तम। तुम्हारा मैंने केवल छोटा सा प्रश्न किया था कि एक राजा में कैसे गुण होने चाहिए, वह मुझे तुम में देखने को मिलते हैं। इसलिए तनिक सा भी मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि यह तुम में गुण नहीं है। तो हंस महाराज आप बताइए कि आगे की परीक्षा क्या है। आगे की परीक्षा शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न और करना चाहूंगा। अच्छा यह बताओ कि अगर तुम्हारे राज्य में कोई ऐसा दीन दुखी आ जाए तो तुम उसके लिए क्या करोगी? दीन दुखी आ गया तो पहले मैं उसकी समस्या सुनूंगा और समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करूंगा। मैं राजा के अतिरिक्त एक मनुष्य हूँ। मनुष्य के नाते मैं उससे यह पूछूंगा कि तुम्हारी क्या परेशानी है और परेशानी का हल मिलने पर ही मैं सुख शांति से बैठ पाऊंगा और दीन दुखी होने के कारण उसका हर वह दुख छीनने का प्रयास करूंगा जिससे वह सुखी हो सके। एकदम उत्तम। मुझे तो लगता है कि तुम गुरुजी की दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण हो चुके हो। आगे जाकर तुम गुफा में जाओगे और गुफा में जो वस्तु मिलेगी उसे ले जाकर तुम अपने गुरुजी को देना। यह कहते हुए वह आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते ही देखता है कि उसका बड़ा भाई बैठा हुआ है। बड़े भाई को देखकर वह सोचने लगता है कि बड़े भाई पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। जैसे ही वह मुख्य द्वार पर गुफा की पहुंचता है कि वह पत्थर देखता है। पत्थर को जैसे ही वह स्पर्श करता है कि पत्थर तुरंत ही जवाब पूछने लगता है, मैं इस गुफा का मुख्य पहरेदार हूँ।
मेरा नाम पत्थर है। क्या तुम यह बता सकते हो कि तुम इस गुफा के अंदर जाने का क्या तुम्हारा दायित्व है? मेरा दायित्व केवल इतना है कि गुरुजी ने जो मुझे बताया है उसी के अनुसार मेरी यह परीक्षा कार्यक्रम चल रहा है और मेरे पिता ने गुरुजी को यह सौंपा है कि हम दोनों भाइयों में उत्तराधिकारी कौन बनेगा। तो ठीक रहा। तुम जो कह रहे हो उसी के अनुसार तुम्हारा परीक्षा परीक्षा कार्यक्रम शुरू होता है। जैसे ही गुफा का द्वार खुल जाता है, गुफा के द्वार खुलते ही सबसे पहले बड़ा लड़का जाता है। बड़ा लड़का जैसे ही जाता है कि उसे गुफा में कुछ भी नहीं दिखता है। जैसे ही छोटा लड़का जाता है, वह देखता है कि गुफा में कुछ रखा हुआ है और वह एक पत्र तरीके से लगता है। पत्र को देखते ही वह सोचने लगता है, अरे यह तो एक पत्र है और पत्र को ले जाने के बाद गुरुजी को मुझे देना होगा, यही संभव है। जैसे ही वह उस पत्र को देखता है और जैसे ही हाथ में लेता है, तुरंत ही बड़ा लड़का आकर कहता है, अरे यह कैसी बातें कर रहे हो? सबसे पहले मैं आया था, धरती पर भी मैले आया था मैं और इस परीक्षा कार्यक्रम में भी सबसे पहले मैं ही आया था। इसलिए इस पत्र को तो गुरुजी को मैं ही लेकर जाऊंगा। इसलिए सोच लो कि तुम छोटे हो तो छोटे बनकर रहो, बड़े मत बनो और ज्यादा बड़े बनने की जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं राजा बनने के बाद तुम्हारी अकल ठिकाने लगा दूंगा। अरे भैया, आप ऐसी तो बेईमानी नहीं कर सकते हैं। सारा का सारा कार्य मैंने किया, फल आप लेकर जा रहे हैं। चुप रहो, मैं जा रहा हूँ। जैसे ही बड़ा लड़का बाहर मुख्य द्वार पर जाता है कि द्वार का बंद हो जाता है। कैसी बातें करते हो? इस स्थान पर वही आता है जो नेक दिल होता है, इसलिए तुम अपने भाई के संग छल कर रहे हो। अगर तुमने इस पत्र को नहीं दिया तो तुम्हारा भाई तो इस गुफा से बाहर निकल जाएगा, लेकिन तुम इस गुफा से बाहर नहीं निकल पाओगे। देर मत करो, जल्दी ही अपने भाई को वह पत्र दे दो। जैसा वह कहता है कि छोटे भाई को पत्र देकर गुफा खुल जाती है और गुफा से दोनों भाई निकल जाते हैं। गुरुजी, लीजिए यह पत्र, जिसमें आपने जो भी रखा है वह इसमें ही लिखा होगा। मैं वह परीक्षा कार्यक्रम को तोड़कर यहाँ आ गया हूँ। तो मुझे बताया गया है उसी के अनुसार मैं कहना चाहूंगा कि तुम दोनों में भानु कुमार ही वह व्यक्ति है जो राजा का उत्तराधिकारी बनेगा और भावी भविष्य में राजा का शुभ चिंतक बनकर इस राज्य का राजा बनेगा। इसलिए भानु कुमार को ही मैं इस राज्य का राजा बनाता हूँ। इंद्रेश बहुत ही ज्यादा पछताता है और पछताने के पश्चात बार बार सोचने लगता है कि क्या पता मेरा भी ऐसा कोई कार्य होता जिससे मैं सिद्ध कर सकता, लेकिन दोनों में यह मतभेद ना हो। इसलिए गुरुजी कहते हैं, इंद्रेश, मैं तुम्हें 5 गांव देता हूँ और 5 गांवों का राजा बनाता हूँ, जिसके कारण तुम्हारी जीविका चल सकेगी और कुछ सुधरने के बाद में तुम अपना राज स्वयं ले लेना, क्योंकि भानु कुमार को उसकी काबिलियत पर ही यह राज मिला है। तुम भी कुछ ऐसा करना जिससे तुम्हें वह राज प्राप्त हो सके। इसके पश्चात वह दोनों अपने पिता के पास पहुंचती हैं। पिताजी, आपके छोटे पुत्र भानु कुमार को ही गुरुजी ने राज तिलक करने की बात कही है। यह बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और भानु कुमार को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है।